घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल मैं कर रहा हूं एक झोटा बुग्गी से। ये झोटा है, भैंसा जिसे कहते हैं, मेल बफलो, और ट्रैक्टर इतनी बड़ी पहचान नहीं है किसानों की जितना ये झोटा बुग्गी है। ट्रैक्टरों की बड़ी बात हुई है। आज झोटा बुग्गी पर एक रैली निकाली जा रही है, लेकिन जो सवाल मैं यहां पर उठाने वाला हूं वो ये कि 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, किसान आंदोलित हैं, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं। और अब ये बॉर्डर से हटकर गांव देहात में भी आ गया है। और थोड़ा सा शांति रखिए, थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा शांति रखिए। देखिए उत्साह यहाँ पर लोगों में, क्योंकि वो अपनी जो स्थिति है, आत्मनिर्भरता है, अपनी जो आय है उसे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सरकार अभी बातचीत की मेज पर नहीं आ रही, ना ही किसान जाने को तैयार हैं। और साथ ही साथ इस किसान आंदोलन पर राजनीति का रंग भी चढ़ रहा है। अब राजनीतिक दल भी मैदान में आ गए हैं। एमएसपी की तो बातें हो रही हैं, लेकिन जिस इलाके में मैं हूं, मेरठ के भैंसा गांव में, ये गन्ना बहुल इलाका है। और आज की तारीख में 27 फरवरी के मैं आंकड़े बता रहा हूं, 13,144 करोड़ रुपए का भुगतान होना बाकी है इसी सीजन का, और पिछले साल के 8,000 करोड़ रुपए बकाया है। तो यहां पर कहा जा रहा है एमएसपी था, है, रहेगा। लेकिन जो कानून, और ये 1968 का गन्ना कानून है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, 14 दिन में भुगतान करो वरना साथ में ब्याज दो। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सहारनपुर में ये बात कही। लेकिन किसानों के 13,144 करोड़ अभी बकाया हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या किसान आंदोलन पर राजनीतिक रंग चढ़ गया है? और गन्ना किसानों का भुगतान कब होगा? इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ आरएलडी के उपाध्यक्ष, उनके युवा चेहरा जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी, लोगों में तो जोश है, ये जोश किसान आंदोलन का है या ये राजनीतिक आंदोलन भी बन गया है? देखिए, सामाजिक आंदोलन है और राजनीतिक करवट लेगा। इसके राजनीतिक परिणाम निश्चित निकलेंगे, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है जब तक बीजेपी की सरकारें रहेंगी किसानों का हित होता रहेगा। किसानों को लाठियां खानी पड़ेंगी, किसानों को सड़कों पर सोना पड़ेगा, किसानों को इतनी लंबी लंबी कीलों के ऊपर कूद के अपने देश की राजधानी में जाना पड़ेगा। ये जो अपमान किसानों का हुआ है, इसका परिणाम राजनीतिक भी होगा। पर सरकार कहती है, देखिए ये तो विपक्ष हाशिए पर था, अब वो किसान का कांधे का इस्तेमाल कर रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। देखिए, बहुमत का इतना अहंकार मत पालिए कि आप देश के किसान के साथ, गांव के लोगों के साथ, देशभक्तों के साथ जबरदस्ती पे उतर जाएं। अब गांव में जाते हैं, कानून मानते नहीं गांव के लोग, तो उन्हीं को पीटना शुरू कर देते हैं। फिर इस पूरे आंदोलन को बांटने की कोशिश की जाती है, जाति तक घेरने की कोशिश की जाती है, हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक तनाव को भड़काने की कोशिश की जाती है। ये भी बदतमीजियां लोग देख रहे हैं। पर यहाँ पर किसान नेता भी, राकेश टिकैत भी कहते हैं अपना मंच साझा नहीं करने देंगे। मंच कहीं साझा होता है, कहीं नहीं साझा होता है। तो ये एकता, ये किसान आंदोलन मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है, दो फाड़ हो रहा है? किसी एक नेता के कुछ कहने से कुछ होगा नहीं। जब पब्लिक का दृढ़ निश्चय है, जो आज यहाँ दिखा रहे हैं, लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, बार बार किसान पंचायतों में खुद आयोजन हो रहा है, खुद ही लोग आ रहे हैं, अपने संसाधनों से लोग पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं झोटा बुग्गी पे हम बैठे हैं, ये किसान के साधन है और ये शुद्ध रूप से, मूल रूप से किसान है। ये वोटर भी हैं, ये लोग नेता भी हैं। बड़ा फैसला ये लोग लेंगे। यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दामों में भी आग लगी हुई है। अब डीजल वो तो किसान इस्तेमाल करता है, आज झोटा बुग्गी पे इसीलिए बैठे हैं कि डीजल बहुत महंगा हो गया। बिल्कुल कोई खपत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है, देश का मध्यम वर्ग भी, देश का किसान भी, और जो वादे किए थे कि महंगाई के ऊपर, भ्रष्टाचार को लेकर जो नाराजगियां थी, उस आधार पे ये बहुमत की सरकारें बनी थी इनकी।
और आज इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया, इस मुद्दे को मुद्दा ही नहीं मान रहे। रसोई गैस महंगी हो रही है, लागत किसान की महंगी हो रही है, घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच में ये दावा कर रहे हैं कि आय दुगनी हो जाएगी। तो इनके झूठ का पोल तो खुल रहा है। आप कहते हैं कानून निरस्त करो, आपने कहा आय दुगनी होने की बात। इन कानूनों से पहले भी पिछले 70 सालों में जय जवान जय किसान का नारा तो लगा है। 8,670 रुपए मासिक आय है किसान की। तो इन कानूनों से पहले भी कौन सा भला हो रहा था किसान का? देखिए, कानून के जहाँ तक सवाल है, कानून तो अनैतिक है, असंवैधानिक है। कानून वापसी तो मांग है, लेकिन सवाल ये इन कानूनों को हम मानते ही नहीं कुछ। लेकिन आपने सही कहा कि जीत उसमें नहीं है। मंडी पे जो शोषण होता है, भाव नहीं मिल पाता या गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आज जो संगठन बन रहा है, जो भावना बन रही है, जो एकता बन रही है, इसे कमजोर नहीं होने देना। तो इन कानूनों के बजाय आपके पास कोई विकल्प है? कानून ये हटे तो क्या होना चाहिए? ये इन कानून से तो किसान का हित है ही नहीं। ये तो चंद कॉर्पोरेट लोगों के लिए, कॉर्पोरेट दलालों के लिए बना है। उपभोक्ता का भी नुकसान है, खेत से लेके उपभोक्ता तक जितनी कड़ियां हैं उनका नुकसान है और किसान का नुकसान है। ये इन कानून की तो मांग हम कर ही नहीं रहे। आपके बाबा चौधरी चरण सिंह एक कृषि नीति, एक पद्धति की बात करते थे, बाजार को भी जोड़ने की बात करते थे। तो कोई विकल्प तो आपको देना होगा। ये कह देना कानून हटा दो, उससे क्या समस्या का हल निकल जाएगा? मंडी की व्यवस्था में विस्तार हो। 22,000 ग्रामीण हाट जो इन्होंने खुद कहे थे, 2018 में जेटली जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी, वे कहाँ हैं ग्रामीण हाट? ग्रामीण हाट विकसित कीजिए। और हम प्रतिस्पर्धा के पक्ष में हैं। मैं तो एफडीआई के पक्ष में पार्लियामेंट में, आपने पार्लियामेंट में बोला है आपने एफडीआई के पक्ष जी, लेकिन तो आज बदल गए हो क्या? नहीं, राजनीति के चलते ये बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं। देखिए, कानून में प्रावधान होना चाहिए जो बैलेंस का हो। इसमें आप एक जगह तूफान है, दूसरी जगह दिया है, क्या दिया जल पाएगा? आपने खेती को करने वाले लोगों को, बड़े उद्योगपतियों के सहारे छोड़ दिया। यहाँ तक कानून में लिख दिया कि कोई सिविल कोर्ट भी नहीं जा पाएगा अगर कोई शिकायत भी नहीं। अब कह रहे हैं बदल दिया है, एसडीएम के पास चले जाइए। तो इनकी मंशा पे तो सवाल उठते हैं ना, उनकी नीयत पे सवाल उठना चाहिए। काला कानून भी है, काली इनकी नीयत भी थी कानून के पीछे। तो ये एमएसपी की जो बात होती है, ये गन्ना इलाका है। अब गन्ने के जो भाव हैं, 12 अक्टूबर से पिराई हो रही है, लेकिन 13,144 करोड़ रुपए बकाया है। आइए, अभी गन्ने की बात हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर मंच पर जा रहे हैं जयंत चौधरी। मंच के बाद हम चर्चा को जारी रखेंगे। अभी बुग्गी पर बैठे थे, अब मंच पर आकर बैठ गए। बात गन्ने की हो रही थी जयंत। 13,144 करोड़ रुपए का बकाया है 27 फरवरी तक। 8,000 करोड़ का बकाया है पिछले साल का। ये मुद्दा क्यों नहीं बन रहा? कानून निरस्त कर दो, कानून निरस्त कर दो। नहीं, देखिए, मंडी से भी यहाँ का किसान जुड़ा हुआ है, धान की भी अच्छी पैदावार करता है और मजबूरन क्योंकि यहाँ मंडियों का विकास नहीं हो पाया, यहाँ की सरकार खरीदती नहीं है, तो यहाँ का किसान जाके हरियाणा भी बेचता आया है। तो वह मुद्दा भी किसानों का है, हमारे मान सम्मान की भी वो लड़ाई है, अस्तित्व का प्रश्न वह भी किसानों पर। पर्ची पर 000 आ जाता है, फिर आता है एज पर एसएपी, फिर कहते हैं 325 रुपए, 10 रुपए बढ़े थे 2017 में। किसानों को उनकी आय दुगनी कैसे होगी अगर गन्ने एक बीघे पर 10,000 से 13,700 की खपत बढ़ गई है? डीजल 20 रुपए हो गया है, बिजली प्रति बीघा 750 से 1,750 रुपए बढ़ गई। ये तो योगी जी का कुछ अनोखा ही गणित होगा, हमारे समझ में तो आ नहीं रही बात। 3 साल से 1 रुपया नहीं उन्होंने बढ़ाया और जैसा अभी आपने बताया, सारी लागत किसान की बढ़ चुकी है, कई गुना बढ़ चुकी है। सरकारी सौद करने वाली जो संस्थाएं वह भी कह रही हैं लागत बढ़ी है, तब भी राज्य सरकार ने गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया। और इतनी देर क्यों करी? हम तो सोच रहे थे इतना आंदोलन चल रहा है, इतना दबाव होगा सरकार पे, उस कारण से देर कर रही है, सरकार को देना चाहती है किसानों को। इस आंदोलन के बावजूद भी इन्होंने 1 रुपया नहीं पर दिया। ये तो सब करते आए हैं ना, आपके पिता भी कृषि मंत्री रहे, 68 से शुगर कंट्रोल एक्ट है। इतने हजारों करोड़ का बकाया तो बकाया तो हमेशा रहा ना, इतने पैसे समय पर नहीं मिले। इतने स्केल पे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। जब से भाजपा आई है, पिछले 4 साल गन्ने की खेती कर रहे किसानों के लिए कड़वे निकले हैं, ये एक सत्य है। और एक भी पूंजीपति, एक भी मिल मालिक के खिलाफ के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी इन्होंने नहीं करी।
जो उनका अधिकार बनता है। उस पर आंदोलन क्यों नहीं करते? यहाँ पर पास में ही मवाना। ये जो लोग आ रहे हैं ये मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ है, उनकी जीविका से जुड़ा हुआ है, ये बात भी आज हम रखेंगे जरूर। अब कल एक और रैली होने वाली है मेरठ में, अरविंद केजरीवाल भी रैली में पहुंचेंगे। एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल भी एक और रैली करेंगे, तो ये इतने सारे राजनीतिक दल यकायक इतने सक्रिय कैसे हुए? किसानों की अब समझ सोच, उनकी पूछ अब क्यों कर रहे हैं सारे? हमें प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, विपक्ष की अपनी भूमिका है। कोई भी पार्टी आती है, कोई भी नेता आता है, किसान के पक्ष में कोई भी बोलता है, स्वागत है। तो अब झोटा बुग्गी से स्टूडियो में मैं आ गया हूं और कोट भी पहन लिया, थोड़ा चेहरा भी पुतवा लिया है। वहां पर मैं खेतों के बीच था, किसानों के बीच था, पर सवाल यही है, 94 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को। अब क्या एक राजनीतिक रंग अख्तियार करता जा रहा है ये किसान आंदोलन? जयंत चौधरी भैंसा गांव में एक पंचायत कर रहे हैं, बामनौली में उनके पिता आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह अभय चौटाला के साथ वहां पहुंच जाते हैं, बागपत में राकेश टिकैत एक पंचायत कर रहे थे, महापंचायत कल एक मेरठ में होने वाली है, अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की तरफ से वो पंचायतों में जा रही हैं। अब इन्हें पंचायत कहें या दरअसल ये रैली हैं, क्योंकि ये खालिस राजनीति भी हो रही है, ये तो अपने आप में एक सवाल है। लेकिन किसानों की आय दोगुनी करने का 2022 तक का जो लक्ष्य है और कि इन कानूनों के जरिए किसानों की आय बढ़ेगी, एमएसपी दिया जा रहा है। अब इसीलिए मैं गन्ने का भी सवाल यहां पर उठाना चाहूंगा। 1968 की शुगरकेन एक्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है 14 दिन के अंदर भुगतान होना चाहिए, वरना ब्याज के साथ भुगतान हो। और यह बात कई हाई कोर्ट्स ने और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह तस्दीक की है। सहारनपुर में 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी, विधानसभा चुनाव जब होने वाले थे उत्तर प्रदेश में, यह फिर से भरोसा जाहिर किया गया था, दिलाया गया था किसानों को कि उनका भुगतान 14 दिन के भीतर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। वो आंकड़े मैंने आपको बता दिए, 22,339 करोड़ का गन्ना पहुंच चुका है, 120 मिल जो है उत्तर प्रदेश की, लेकिन भुगतान कितना होता है? 9,000 करोड़ का। तो 13,000 करोड़ का बकाया है, पिछले साल का 8,000 करोड़ का बकाया। तो जहां कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वहां पैसा नहीं मिल रहा। तो जो ये एमएसपी के बारे में कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कि था, है और रहेगा, वो कैसे रहेगा? किसान एतबार कैसे करे? ये अपने आप में सवाल है। मेरे साथ बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेश सिरोही, बीजेपी के अहम घटक हैं एलजेपी, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार मेरे साथ हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हैं, और दो किसान नेता, युद्धवीर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार सरकार से जो बात हो रही थी, 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी, उसमें शरीक रहे हैं, और भगत सिंह वर्मा किसान नेता हैं और गन्ने के एक्सपर्ट हैं। तो नरेश सिरोही, जो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, राजनीति पे आता हूं, एमएसपी था, है, रहेगा, ये गन्ना किसानों की जो दुर्गति हो रही है, दुर्गति, 13,000 करोड़ रुपया इसी साल का खड़ा हुआ है, 8,000 करोड़ पिछले साल का भी अभी देना बाकी है, और यह कानून के तहत है, यह कानून है, 14 दिन में दो, वरना ब्याज भी देना होगा। जब वो नहीं मिल रहा तो एमएसपी कैसे मिल जाएगी? यह गलत विश्लेषण और गलत सवाल पूछ रहा हूं आपसे। संदीप जी, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है, बहुत ही ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि अब जिस तरह का वातावरण पूरे देश में बना हुआ है किसान आंदोलन को लेकर भी, और जो सवाल आपने पूछा, ये सवाल न पैदा होते, उसका बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आपने क्या लंबे समय से देश में जो कृषि नीति है उस पर कोई बात नहीं हुई। हमने फसलों के चक्र पर, हमारी कृषि पद्धति कैसी होनी चाहिए उस पर भी बात नहीं हुई। फसल चक्र तो बात छोड़ दो, और कृषि व्यापार कैसा होना चाहिए उस पर भी बात नहीं हुई। चौधरी चरण सिंह जी के बाद आप जो जयंत जी से बात कर रहे थे, आज मैं देख रहा हूं कि सब राजनीतिक दल राजनीति की बात कर रहे हैं,
लेकिन पूरे देश में उनकी कृषि पद्धति कैसी होगी, कृषि उपज का व्यापार कैसे होगा, भूमि से सुधार या जो कृषि से बाकी सुधार है वो किस दिशा में जाएंगे, और किसानों की जो 2 गुनी आमदनी नहीं 4 गुनी की आमदनी की बात करेंगे, या जो अभी किसान घाटे की खेती कर रहा है हम उसको कैसे फायदे में लेके आएंगे। किसी भी राजनीतिक दल का उस तरह का कोई चार्टर नहीं है। ये इस हमाम में सभी नंगे हैं नरेश सिरोही, इस हमाम में सभी नंगे हैं। जय जवान जय किसान का नारा दे दिया, अन्नदाता कह दिया किसान को, और बाकी बात खत्म, बाकी कोई लेना देना नहीं। चर्चा होती है बजट के टाइम पे, अरे किसानों की आय पर टैक्स क्यों नहीं लगता, किसान तो अरबपति खरबपति हैं, 8,670 रुपए की आमदनी है एक किसान की, ये तो मर्सिडीज में घूमते हैं, इनके बच्चे बोर्डिंग में पढ़ते हैं, ये नैरेटिव चलता है। ये तो इस आंदोलन में कम से कम किसानी की असल हकीकत तो देश के सामने आ रही है, इंडिया के सामने आ रही है, जो शहरों में रहता है। जी मेरा कहना है अभी बहुत छुपी हुई है हकीकत, अभी तो 1% भी नहीं आई है। अभी तो ऊपरी सतही बात आ रही है कि ये कानून कैसे है, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, ये कहां से जुड़े कानून है, कैसे नहीं है, केवल इतनी बात आ रही है। मैं कहता हूं कृषि के असल मुद्दे जो है, इस देश की जो कृषि पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए, क्या हम यूरोपीय कृषि पद्धति होनी चाहिए या भारतीय कृषि पद्धति होनी चाहिए, जो भौगोलिक परिस्थिति से भारत में हमारे पास संसाधन है, प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, और उसके हिसाब से हमारे पास 10,000 साल पुराना ज्ञान विज्ञान है। क्या जो चौधरी चरण सिंह ने, तो आप किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, ये बात समझाते क्यों नहीं? कानून बनाने की बात आती है, सलाह मशवरा नहीं किया जाता किसानों से, गलत तो नहीं मैं कह रहा। चौधरी साहब, संदीप जी, चौधरी साहब के बाद से लगातार कृषि राजनीति या उस विषय को समझने वाले लोग एकदम नेपथ्य में चले गए, और ये जानबूझ के सब होता है। ऐसा नहीं है कि कृषि से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको हम कैसे एक तरफ ले जाएंगे और बाकी मुद्दों को कैसे लेके आएंगे, इससे देश का भला नहीं होगा। और उसी में से जो आप कृषि ये गन्ने की बात कर रहे हो ना, उसी से एक छोटा सा परिणाम है। ये तो ये कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं है, ये छोटा सा परिणाम है सर। जब तक आप पूरे व्यापक ढंग से उसको नहीं समझोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें कृषि का कोई समझने की कोशिश भी कर रहा है क्या? सुरेंद्र राजपूत, मुझे ये बताइए, ये सब आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं, किसानों की किसी ने सोची भी है, सुध भी ली है, जानते भी हैं खेत में गांव में हकीकत क्या है, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं इस बारे में। संदीप भाई, सहमत हूं आपसे पूरी तरीके से, और आपके यहां आपके अलावा कोई और होता तो उसमें तमाम झूठे सच्चे जवाब दे देते। जैसे आज अभी नरेश सिरोही जी ने भी सही बोला है, इसमें भी कोई, मेरी आवाज गूंज रही है मुझे। हाँ, मैं अभी ठीक करवाता हूं जी। तो मैं जो दूसरी बात कह रहा था आपसे, यहां पर मसले जो है, जैसे चाहे आप फसल चक्र के ले लीजिए, चाहे आप किसी चीज के ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस को कोस लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पिछले 70 साल के नाम पर कोस लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आप 2 चीजें तो मानेंगे कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया या कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया। पहला अगर कोई काम किया जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो भाखड़ा नंगल डैम बनाया। उसके बाद आप चाहे हरित क्रांति को ले आइए, दूध क्रांति को ले आइए, या आप किसी भी चीज को आप नहीं, ये जब क्रांतियों की बात होने लगती है, क्रांति तो किसान अपनी मेहनत से लेकर आया, एक आपने नीति बना दी, मेहनत किसान ने की है ना। किसान की बात आती है, आप राजनीतिक अपना एजेंडा बना देते हैं जी, कर्ज माफी करा देंगे। कर्ज माफी किसान क्यों चाहेगा? कर्ज माफी संदीप भाई, मैं किसान कोई भिखारी है आपसे कर्ज माफी मांगता है या अपनी मेहनत की माकूल कीमत मांगता है? इस पर चर्चा कभी नहीं हुई आजाद भारत में। मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। मैं इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं यहां पर किसान का बेटा बन के बैठा हूं, किसान परिवार का हूं। आपको याद होगा कि जब ये कानून आ रहे थे जून से पहले, तब भी मैंने इसका विरोध किया था, जब आपके चैनल पर इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई थी। मैं आपसे 2-3 बातें कहता हूं। मेरा यह कहना है कि आज ये कह करके काम नहीं चला सकती वर्तमान सरकार। सरकार वर्तमान में उनकी है, आप पिछली चीजों को कह करके नहीं काम चला सकते। 3 चीजें खाली पूछ रहा हूं मैं नरेश सिरोही जी से। नंबर 1, 2014 से लेके आज तक सीसीएपी जो है, सीएसीपी सॉरी, जिसमें क्या नाम फसल के मूल्य तय होते हैं, 2 किसानों के सदस्य होते हैं, उसमें एक भी किसान का सदस्य अभी तक इन्होंने नामित किया है क्या? पिछले 6 साल में किसान नीति बने तो बने कैसे? एक भी अगर सीएसीपी में सदस्य आपने कौन सा आयोग बना दिया? सुरेंद्र राजपूत, मुझे ये बताइए, आम सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन आयोग होता है ना,
महंगाई भत्ता हर साल दिया जाता है ना, किसानों के लिए कौन सा आयोग है? 4 नौकरशाह बैठकर तय कर देते हैं कि ये कीमत ठीक है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने जो अब बनाया था उसमें सीएसीपी जो मूल्य निर्धारण समिति है उसमें 2 किसान रहते थे हमेशा, लेकिन 2000 वो एक वैधानिक संस्था नहीं है। सवाल मेरा ये है, वो वैधानिक नहीं है। वो सलाह देंगे, सरकार मान लेती है, सरकार उसमें तरमीम कर देगी। संदीप भाई, हमने अपनी गलती मान ली कि भाई हम नहीं बना पाए, तो क्या वर्तमान सरकार ने बना दिया? मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं अगर हम 50% काम कर पाए किसानों के लिए, हमने 50% तो किए, लेकिन बाकी जो 50% करने थे वो इन लोगों ने झूठ, छल, कपट और प्रपंच के नाम पर क्यों नहीं किए? क्यों किसान आयोग का ये बात लगातार डंका बजाते रहे, क्यों नहीं बनाया? सीएसीपी में जब गैर संवैधानिक बॉडी, मान लीजिए, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा क्योंकि आप भी किसान के बेटे हैं, सच बात है मैं और आप दोनों ही किसान की समस्या को बात कर रहे हैं, सीएसीपी में किसान सदस्य क्यों नहीं रखे? आज सुप्रीम कोर्ट में स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर के आपने जो वो दिया, हलफनामा दिया कि हम स्वामीनाथन को हम नहीं लागू कर सकते, वो आपने क्यों दिया? क्योंकि आप तो वैसे तो आप राजनीतिक रूप से तमाम उल्टी रोटियां सेकते हैं। मेरा ये कहना है कि किसान के लिए, मुद्दों के लिए, असलियत के मुद्दों के लिए, गन्ने के लिए, सारी चीजों के लिए एक सही बात होनी चाहिए। क्यों पिछले 4 साल से 1 रुपया समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाए? कोई पूछेगा भाजपा? थोड़ा अतीत में भी जाइए, थोड़ा अतीत में भी जाइए सुरेंद्र राजपूत, जिस इलाके से आप आते हैं। 1980 के दाम बताऊं, गन्ना वहां गांडे कहते हैं, 1 रुपए क्विंटल। नरेश रोई, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, लागत भी उतनी नहीं थी, खड़ी फसलें जलाई थी। ये इंदिरा गांधी के जमाने की भी बात याद करिए। खुद जलाई थी मैंने, चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, चौधरी साहब। और ना, उसके बाद की मैं 1980 की बात कर रहा हूं। अब सुन लीजिए, चौधरी चरण सिंह, हाँ, मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, हाँ, और चौधरी साहब को प्रधानमंत्री देख करके हमने गन्ना बोया था फालतू, और हमने गन्ना जलाया था। चौधरी साहब थे प्रधानमंत्री। तो एक मिनट, भगत सिंह वर्मा, घूम फिर कर ये देखिए, हर राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करेगा, होता कुछ नहीं है। 10 रुपए गन्ने के दाम बढ़ते हैं, 13,000 करोड़ के करीब अभी बकाया इसी सीजन का। पिछले साल के 8,000 करोड़ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक पेमेंट होती है, वो अभी भी बहुत जगह नहीं गई है। लेकिन ना कोई भरोसा है, जबकि यह कानूनी प्रावधान है। मिल मालिकों के खिलाफ कोई सख्ती नहीं की जाती। 3,500 करोड़, मीडिया वाले भी पूरी खबर समझते नहीं है। 3,500 करोड़ का गन्ना किसानों को राहत पैकेज, वो गन्ना किसानों को राहत पैकेज नहीं था, वो गन्ना मिलों को राहत पैकेज था। गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही बात संदीप जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ। यदि मैं इस वर्ष के गन्ना भुगतान की बात करूं तो 12,000 करोड़ रुपए से अधिक अभी तक गन्ना, आज की तारीख तक गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश की 120 चीनी मिलों पर बका है। यदि मैं पिछले वर्षों में जो देरी से चीनी मिलों ने गन्ना भुगतान किया है, यदि मैं उसकी बात करूं तो 8,000 करोड़ रुपए से अधिक हमारा किसानों का ब्याज बकाया है, और उसे मिला के लगभग 9,000 करोड़ रुपए पिछले वर्षों का गन्ना भुगतान चीनी मिलों पर बकाया है। क्योंकि नियम है, केन कमिश्नर का आदेश है कि उसे ब्याज को जो है सीधे सीधे गन्ना भुगतान में जोड़ दीजिए आप। तो 9,000 करोड़ रुपए हमारा वो पिछले वर्षों का भी ब्याज और गन्ना भुगतान बकाया है उत्तर प्रदेश। क्यों नहीं है, कान क्यों नहीं ऐंठती सरकार इन मिलों के? हम यही चाहते हैं, हम ये बता देना चाहते हैं, इतनी दरियादिली क्यों इन मिलों पर? गलत है उत्तर प्रदेश सरकार को। और सीधे मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए चीनी मिलों के खिलाफ सीधे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो चीनी मिल मालिक किसानों का गन्ना भुगतान नहीं कर रहे, ब्याज नहीं दे रहे और घटतोली कर रहे हैं चीनी मिलों में, उन्हें सीधे सीधे जेल का रास्ता दिखाना चाहिए। अब सवाल उठता है, पिछले वर्ष एफआरपी 20 रुपए क्विंटल बढ़ाया भारत सरकार ने, 20 रुपए क्विंटल। इस बार 10 रुपए क्विंटल बढ़ाकर 285 रुपए क्विंटल किया एफआरपी, उसे नाम दिया एफआरपी। और उसका हिंदी में मतलब है उचित और लाभकारी मूल्य। ये न उचित है और लाभकारी का तो पर्सन ही नहीं है। प्रति बीघा गन्ना किसान की लागत 10,000 से 13,700 बढ़ गई है। 20 रुपए डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। कट्टे आजकल 50 की जगह 40 किलो के आ रहे हैं। ये दिखाते हैं कि जी दाम घटा दिए, वो 50 किलो का 40 किलो का हो गया। 750 से 1750 रुपए बिजली के दाम बढ़ गए। तो यहां कहा जा रहा है कि हम तो लागत पर 50% ऊपर देते हैं। झूठ है, बिल्कुल चौधरी साहब सही कह रहे हैं।
लागत लगातार गन्ना किसानों की बढ़ती जा रही है। और मैं बता देना चाहता हूं, गन्ना आर्थिक रीढ़ है सभी राज्यों की और देश की। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन यदि सरकारों को आता है तो गन्ने से आता है। मैं यदि पिछले वर्ष की बात करूं तो 30,000 करोड़ रुपए से अधिक एक्साइज ड्यूटी के रूप में गन्ने से उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है। हमने लिखा भी था, जो बजट आया है अभी 5.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का, हमने कहा था कि बजट में 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके आप सीधे किसानों को 200 रुपए। नहीं, मेरा सवाल यह है, गन्ने का तो भुगतान हो नहीं रहा, ये एक एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तब पेमेंट नहीं हो रही। तो ऐसे में सरकार जब कहती है, युद्धवीर यहां पर आप लोग जब कहते हैं कि जी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाओ, सरकार कहती है एमएसपी तो था, है और रहेगा। तो जब यहां पर कानूनी प्रावधान के तहत ही भुगतान नहीं हो रहा तो एमएसपी को कैसे मान लिया जाए कि वो रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल ये सब झूठ का पुलिंदा है। ये बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। और मैंने कहा था पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी से भी सीधे इसी तरह से बात हुई। मैंने कहा कि गन्ने का रेट हम लाभकारी 600 रुपए क्विंटल आसानी से नकद दिला सकते हैं, क्योंकि बहुत संभावनाएं हैं इसमें। उन संभावनाओं को सरकार तलाश करके हमें गन्ने का लाभकारी रेट। पर चौधरी चरण सिंह ये भी तो कहते थे कि इलाके में जब ये 79-80 का जिक्र कर रहे हैं, गन्ने के दाम बिल्कुल घट गए थे, तो लोग गए जी गन्ने की कीमत बढ़ा दो, तो टोपी उतार के बोले मेरे टांट पे भी गांडे बो दो। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं पूरे आपके चैनल को, पूरे देश के लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं आज। हाँ। मैं पूरे देश के लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, सन 1967 में जब चौधरी चरण सिंह जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय गन्ने का रेट था 12 रुपए 10 पैसे क्विंटल, और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की नौकरी होती थी 70 रुपए प्रति महीना, जो आज 70,000 रुपए, 80,000, 90,000 रुपए प्रति महीना है। यदि मैं उसकी बात करूं तो 1,000 गुना उसकी सेल नहीं बढ़ सकती है। 12 रुपए का गन्ना 325 रुपए हो पाया। 12,000 रुपए 100, मतलब 12,100 रुपए कौन 30 गुना भी नहीं, 30 गुना भी दाम नहीं बढ़े हैं, पिछले 50 साल से ज्यादा हो गए। हाँ जी, तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और अजय एक मिनट, अजय कुमार, ये देखिए गन्ना कानूनी प्रावधान है कि भुगतान होना चाहिए, कितना भुगतान अभी बकाया है, और कहा यह जा रहा है कि नहीं घबराइए मत, एमएसपी तो था, है, रहेगा। किसान भरोसा कैसे करे? आपकी बात सही है, और ये किसान नेता जो आज यहाँ हैं और आंदोलन कर रहे हैं, क्यों नहीं इनमें से कोई सरकार के खिलाफ एक PIL लेके गया? इस सवाल पे आप कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है, तो ये तो कंटेम्प्ट भी हो सकता था, किसी ने तो सवाल नहीं उठाया। किसान किसानी छोड़कर अब अदालतों के चक्कर काटे, सरकार को नहीं मालूम कि कानून है, उसकी तामील होनी चाहिए। हमें संदीप जी, अभी मैं किसानों की बात नहीं कर रहा, मैं इन नेताओं की बात कर रहा हूं जो आज अपने बिल से बाहर निकले हैं और खेती और किसानी पे चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। और तमाम आरोप यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं। तो मतलब खेती किसानी पर चर्चा होने लगी तो अब आपके पेट में दर्द हो रहा है कि ना ना जय जवान कह दो और किसान मस्त रहेगा, जय जवान जय किसान कह दो। मेरे पेट में दर्द क्यों होगा, आप ये बताइए ना। हाँ। क्या आप मुझसे कुछ छीन करके किसानों को देने वाले हैं? जब ऐसा नहीं है तो मेरे पेट में दर्द क्यों? मैं तो एक सवाल उठा रहा हूं कि यही स्थिति है जो इस चैनल पे हर व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, और इस स्थिति को बदलने के लिए ही ये कानून लाया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो भी प्रयास तो जो कानून है, कानून के तहत 14 दिन में भुगतान होना है, वो भुगतान तो होता नहीं। आप कह रहे हैं ये नया कानून लाए हैं, इस पर पूरा भरोसा कर लो। सवाल ये है जी, ये कानून अब तक काम नहीं किया, इसीलिए क्रांति की जरूरत थी इस क्षेत्र में। अच्छा। और वो क्रांतिकारी जब लाने का फैसला किया गया तो किसानों को बरगलाने का काम ये कर रहे हैं, ये बरगलाने का काम हो रहा है। जो भी कानून ये लाए वो सफल नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ये ऑपरेशन हो रहा है। युद्धवीर, एक सेकंड, युद्धवीर सिंह, ये ऑपरेशन हो रहा है। देखिए यही विडंबना है यहाँ की। ये सज्जन जो हमारे साथी बोल रहे थे अभी, इनका बीजेपी में जो ये क्या है और क्या नहीं है नीति निर्धारण में सब जानते हैं, इनकी पार्टी का क्या रोल है, लेकिन उसके बाद भी इतना नीचे आ गए हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए वास्तविकता को देखने की भी क्षमता इन लोगों में नहीं है कि वास्तविकता क्या है। ये आंदोलन है, किसान का है, क्या समस्या है, कानून गलत है या ठीक है, आंख मीच लिए कि हम उनके अलायंस में हैं
तो हमको जो भी वो करें, काला सफेद करें, उसको समर्थन करना, इस तरह की राजनीति ने ही इस देश का बट्टा बैठाया। सही को सही और गलत को गलत कहने की जब तक हिम्मत राजनेता नहीं जुटाएगा, तब तक कोई भी विषय के साथ वो न्याय नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ राजनीति जिस दिशा में जा रही है, उसका जो अलायंस है वो गड्ढे में जाए, देश को गड्ढे में ले जाए, किसी वर्ग के लिए कोई कानून बना दे, ये इनका एक ही है कि हम आप कह रहे हैं राजनीति जिस दिशा में जा रही है, देश को गड्ढे में धकेल रही है, पर ये किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? देखिए, राजनीतिक रंग नहीं चढ़ गया है इस पूरे आंदोलन पर? देखिए संदीप जी, ये स्वाभाविक है, कोई भी आंदोलन होता है तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो प्रयास करते हैं लाभ उठाने का। इससे ये थोड़ी है कि आंदोलनकारी हम इसके लिए जिम्मेवार हैं। ये आज से पहले ये बीजेपी के लोग सत्ता में बैठे हैं, सबसे ज्यादा मटके ये फोड़ते थे, सबसे ज्यादा गैस के सिलेंडरों को ये बजाते थे, वो टोकड़ियां बजाते थे दिल्ली में, ये थालियां पीटते थे। तो ये प्रक्रिया है, जब भी कोई इशू आता है पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा करती हैं। और उसमें नहीं, आप तो लगातार आपकी स्टेटेड पोजीशन रही है युद्धवीर सिंह कि हम अपना मन साझा नहीं करने देंगे। कहीं मन साझा हो रहे हैं, कहीं मन साझा नहीं होते हैं, कहीं पर पंचायत के नाम पर रैलियां बुलाई जा रही हैं। इससे कमजोर हो रहा है आंदोलन, ये फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई हो जाती है। देखिए संदीप जी, एक बात सुनिए, ये हमारा क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र है और एक जमाना ऐसा भी था मीडिया में, जब पंचायत का नाम आता था तो बहुत से हमारे साथी जो मीडिया से जुड़े थे, उनको पता ही नहीं है पंचायत के नाम से ऐसे हमको तालिबानी और वो कहते थे। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, दिल्ली में परसों व्यापारियों की महापंचायत थी। महापंचायत शब्द कम से कम लोगों का वो जो दिमाग में, जिसको देख के भड़कते थे लोग महापंचायत के, आज पॉलिटिकल पार्टी जो रैली करती थी, जनसभाएं करती थी, कभी महापंचायत का नाम आपने पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं देखा होगा। आज वो सब महापंचायत करने लगे हैं, तो एक तो समस्या हमारी हल हो गई है। नहीं, मुझे एक चीज समझाइए। देखिए, राजनीतिक जहां तक विषय है, किसानी का अगर दिक्कत है, संसद ने, सबसे बड़ी पंचायत ने, आप पंचायत शब्द का जब इस्तेमाल कर रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत ने एक कानून बनाया। अभी बजट का पहला सत्र जो है वो पूरा हुआ, तो जो राजनीतिक दल हैं वो संसद में सवाल उठाएं। सड़क पर, गांव में, बॉर्डर पर धरना, तो ये किसान आंदोलन गैर राजनीतिक आंदोलन था। निश्चित तौर पे संसद के अंदर जब ये बन रहा था तब जोरदार विरोध इसका होना चाहिए था। कितना किया वो तो अब देश भी जानता और ये भी जानते हैं किस तरह का विरोध, क्योंकि नैतिकता कई दफे आदमी अपना खुद में गिल्टी होता, कसूरवार होता और वो कर नहीं पाता, क्योंकि इनके समय में भी इन पे काम हो रहा था। जो सत्ता में पहले जो लोग थे, आज जो पंचायतें कर रहे हैं, उस समय ये बिल आ रहे थे और ये वो बिल ला रहे थे, तब ये सत्ता पक्ष के लोग विरोध कर रहे थे। तो ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका तो जब सत्ता में आ जाए तो कुछ बोलने लगते हैं, सत्ता से बाहर हो जाए तो पर ये किसान है ना, इन रैलियों में, इन पंचायतों में जो जा रहे हैं वो किसान हैं। अब वो राजनीतिक झंडा ले लेते हैं और वो किसान का झंडा भी बुलंद कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होती है ना इनका। देखिए ऐसा कुछ फिर कहेगी सरकार, और जायज बात होगी कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष बरगला रहा है किसानों को। संदीप जी, शुरू दिन से हमने ये नियम बनाया था कि हम अपने मंच को किसी राजनीतिक दल से साझा नहीं करने देंगे। और 19-21 कुछ कहीं हुई होगी, बाकी उसको हम मेंटेन किए हुए हैं। कहीं भी किसी राजनीतिक दल, कहाँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी उदित राज के साथ कल एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एनेक्स में नहीं पंचायत करने वाले हैं। वो गुरनाम चढ़ूनी होगा, संयुक्त मोर्चा नहीं था वहां पे। अब वही तो खेल है, मैं इसीलिए कहता हूं कि आपका आंदोलन शिव जी की बारात है। संयुक्त ऐसा हर आदमी करता है, उस पर भी चर्चा होगी। उसमें पहले भी आपको याद हो, गुरनाम चढ़ूनी ने एक वो मीटिंग की थी कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ और हमने सस्पेंड किया था उसे। ये दोबारा आएगा संयुक्त मोर्चे में सवाल कि गुरनाम चढ़ूनी किस हैसियत से गया, किसकी परमिशन, क्योंकि बाकायदा मेरे पास इनवाइट आ चुका है कल की इस पंचायत का। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पहले उसने जब हरकत की थी तो तुरंत एक्शन हुआ था। निश्चित तौर पर जो अगली बैठक होगी उसमें बात की जाएगी और उससे एक्शन उस पर लिया जाएगा कि भाई आप किस हैसियत से वहां गए थे। नरेश सिरोही, किसान आंदोलन पर सियासी रंग चढ़ रहा है या अब इसे चढ़ाया जा रहा है कि जोड़ दिया जाए कि भाई विपक्ष भी तो मुद्दे उठाएगा ना? अब दोनों बातों को जोड़ दो कि देखिए, केजरीवाल कल मेरठ में महापंचायत करने वाले हैं, प्रियंका गांधी करेंगी मेरठ में अगले महीने, तो देखो ये विपक्ष घुस गया, ये तो विपक्ष द्वारा प्रायोजित है। या दरअसल किसान आंदोलन एक अलग चीज है, विपक्षी दल जैसे आप जब विपक्ष में थे, राजनीति करते थे, वो भी करेंगे। बिल्कुल, युद्धवीर जी यहाँ बैठे हैं। संदीप जी, हम लोग जब विपक्ष में थे 10 साल,
उस समय लैंड एक्विजिशन का मामला हो, सीड बिल का हो, बीआरआई का हो, पेस्टिसाइड का हो, या तमाम जो भी नीतिगत मामले आते थे, हम बहुत अड़के विरोध करते थे और अपने ढंग से करते थे। और कोशिश ये होती थी कि मुद्दे आम जनता के बीच में जाए। अब ये जो राजनीतिक दल खाली राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन इनको मुद्दों का नहीं मालूम। नहीं, जब आप विपक्ष में थे तब आप क्या करते थे? तब आप आंदोलन चलाते थे कि राजनीति करते थे? मतलब आपका आंदोलन दूसरा करे तो राजनीति? ना ना ना, हमने कभी भी मुद्दों से हटके और उसकी बारीकी में बिना जाए कभी कोई आंदोलन नहीं किया। युद्धवीर जी यहाँ गवाह है, आप पूछ सकते हैं। हमने कभी अनर्गल प्रलाप नहीं किया, केवल मुद्दों पे बात की। कृषि के मामले में युद्धवीर जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है इस बात का कि हमने लैंड एक्विजिशन पे, सीड बिल पे, पेस्टिसाइड पे, बीआरआई पे, या जो भी किसानों के ऐसे मुद्दे होते थे जिसमें किसान की नीतिगत नुकसान हो, उस पर बहुत बारीकी से काम करके हम जनता के बीच में जाते थे। लैंड एक्विजिशन का गलत उदाहरण दे दिया नरेश रोही आपने, कभी मंच साझा भूमि अधिग्रहण का गलत उदाहरण दे दिया। कानून कौन लेकर आया जिसे वापस करना पड़ा? वो आप ही की सरकार लेकर आई ना, 2015 की बात है ना। 2015 की बात है। अगर हमारे किसी एक मंत्री के कहने से वो हुआ तो आप युद्धवीर जी यहाँ गवाह बैठे हैं, और बहुत सारे देश के 65 किसान संगठनों को हमने बुलाया, उनकी बातों को सुना और उसको वापस कराया। हमने कभी ऐसे अड़के नहीं किया कि जिसमें किसान का अहित हो। सुरेंद्र राजपूत, ये जो आप रैलियां कर रहे हैं, जो खोई जमीन वापस पाना चाह रहे हैं, वो आपका जायज रणनीति है, पर क्या इसके चलते आप किसान आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं? नहीं संदीप जी, अगर जन जागरण हो रहा है, और आज की मैं एक बात बताऊं आपसे, कहने की बात नहीं है, युद्धवीर सिंह साहब बैठे हुए हैं यहां पर, इन्होंने हमको भी उतना ही विरोध में बात की और सत्ता पक्ष को भी उतना ही विरोध में बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बता दो आप, अगर जन जागरण करना बुराई है तो भाई हम तो बुराई करेंगे। अगर किसानों का साथ देना बुरी बात है तो हम साथ देंगे। जिस दिन राकेश टिकैत के ऊपर जिस तरीके का हमला और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे 3 या 4 हजार लड़कों के ऊपर पुलिस का हमला संभावित था, और वो साजिश पुलिस ने कर ली थी योगी की सरकार ने, अगर उसके बाद भी हम लोग किसानों के साथ ना जाते तो क्या मुंह लेके जाते हैं अपने गांव में? मुझे आप बता दो, एक बात बता दो, अगर हम उनका साथ ना दें तो ये क्या जीर्ण देते हैं उन लड़कों को? इनकाउंटर करती है ठोको पुलिस, मैं आपको बताऊं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इनकाउंटर करती। एक एक गांव में चले जाओ, सिसौली चले जाओ, भापसी चले जाओ, भापसा चले जाओ, कुआखेड़ा चले जाओ, बालूखेड़ी चले जाओ, कहीं चले जाओ आप, लड़कों को डर था कि इनकाउंटर करेंगे भाई। आप मुझे एक बात बताओ ना, इसमें अगर हम साथ दे रहे हैं किसानों का तो क्या पाप कर रहे हैं? हमने ये कहा कि आप हमें वोट दे दो, या इस समय कोई वोट आ रही है या कोई रैली चल रही है? वोट की तो तैयारी है ही, 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसी की तो तैयारी है ये। संदीप जी तैयारी तो सबकी हो, बीजेपी कर लेना तैयारी, ये काले कानून वापस कर ले ये लोग, उसके बाद क्या नाम तैयारी कर ले भाई, हमारी साजिश को फेल कर दे, किसानों की साजिश को फेल कर दे, कौन रोक रहा है इन्हें? आप मुझे एक बात बता दो कि हम ये कानून वापस ले लो, एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दो। हम जो काम नहीं कर पाए, मैं खुले मंच से कह रहा हूं कि हम नहीं कुछ काम कर पाए, जो काम हम नहीं कर पाए वो काम बीजेपी कर दे, फेल कर दे हमारी। अजय कुमार, काम रोक रहे हैं। विपक्ष अगर एक मुद्दा है जिस पर लोग आंदोलित हैं उसका समर्थन करे तो इसमें राजनीति कैसी? राजनीतिक दल का तो काम ही होता है राजनीति करना। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राजनीतिक दल का काम ही होता है राजनीति करना, और उनको राजनीति करनी चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम विरोध तो प्रोपेगेंडा का करते हैं ना, झूठ फैलाने का करते हैं ना। राकेश टिकैत और किसान का आंदोलन पंजाब, और पंजाब के बाद सिर्फ राजस्थान, दूसरी जगह किसान हरियाणा में नहीं है, सारे किसान उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। कि विरोध के सवाल अगर किसानों की समस्या है। एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत बीच में नहीं मेरे शो में, अभी अजय बोल रहे हैं। अजय बोलिए आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप प्रोपेगेंडा ना करें ना, किसानों को भड़कलाए नहीं। प्रोपेगेंडा कैसे हो रहा है ये बताइए। क्या जरूरत है? आप सीधे तौर पर मुद्दों पे सकारात्मक राजनीति करें। संसद में चर्चा हो रही थी, आपके लोग थे वहां पे,
मतलब प्रोपेगेंडा की थोड़ी डेफिनेशन समझाइए ना मुझे। मैं थोड़ा सा उदाहरण लेता हूं क्योंकि मैं डीजल की बात कर रहा था। जब बीजेपी विपक्ष में थी और $110 पर बैरल कच्चे तेल की कीमतें थी और 70-72 रुपए था, तो भाई साइकिलें तैयार कर लो, 35 रुपए हम ले आएंगे, ये सत्ता की हेकड़ी है, असंवेदनशील सरकार है, वो प्रोपेगेंडा था? या आज सरकार कहती है नहीं, देश हित में आप ज्यादा दाम दीजिए पेट्रोल डीजल के, क्योंकि ये पैसा देश के आधारभूत ढांचे में लग रहा है, जन कल्याणकारी नीतियों में लग रहा है? आज प्रोपेगेंडा था या 2012-13 में प्रोपेगेंडा था? नहीं, 2012-13 में प्रोपेगेंडा था। आज जब आप तेल की इन कीमतों का बात कर रहे हैं तो सिंपल डिमांड और सप्लाई भी आप उठा के अच्छा, तब नहीं होती थी डिमांड एंड सप्लाई? नहीं, आप उस समय तेल की प्राइस उठा करके देखिए। कितने बताइए ना, मैं बताता हूं ना आपको। हाँ जी, बताइए। उठा के क्या देखने, ये चीजें मैं ध्यान रखता हूं, मेरी याददाश्त काफी ठीक ठाक है। अभी ध्यान रखते हैं संदीप जी। 73 रुपए 14 पैसे दिल्ली में, 26 मई के आंकड़े बता रहा हूं 2012 के, $110 पर बैरल कच्चे तेल की कीमतें थी। 76 रुपए 14 पैसे मुंबई में था, आज $63 है और मुंबई में लगभग 100 के करीब आ गया है पेट्रोल। तो कितने का फर्क हुआ? 24 रुपए का। साथ में हमें 2010 का प्रोडक्शन भी बताइए और डिमांड भी बताइए, और आज का ओपेक कंट्रीज का प्रोडक्शन, तब डिमांड और ये वो तब नहीं पूछते थे, तब तो सत्ता की हेकड़ी होती थी। पूछते थे, हम तब भी पूछते थे और हम आज भी पूछ रहे हैं। और किसानों को इसीलिए उनके फसलों का दाम मार्केट से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसा मार्केट से जोड़ने की, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को फ्लोर सीलिंग क्यों नहीं बना देते? हम एमएसपी को कहाँ मना कर रहे हैं? एमएसपी तो अपनी जगह है। किसान कह रहे हैं कि हमें ये 6% होती है खरीदी एमएसपी पर। ये विपक्ष के लोग बातों को समझ करके 18 महीने प्रायोगिक तौर पर 2 ऑप्शन दिया गया, या तो 18 महीने चला के देख लो फिर विचार कर लेंगे, या ठीक है। युद्धवीर सिंह, एक सेकंड, ये 18 महीने की स्थगित करने को सरकार तैयार थी, तो आप तैयार क्यों नहीं? तो 18 महीने के बाद दोबारा आए आंदोलन करने, आप ये कहना चाहते हैं? 18 महीने के बाद इन्होंने फिर नोटिफाई कर दिया, तो फिर हम इतना ही बड़ा आंदोलन लेके दोबारा आएंगे, मतलब ये व्यवहारिक होगा क्या? बाबा टिकैत क्या कहते थे? नहीं, बाबा टिकैत ये कहते थे कि लड़ाई रुपए की करो, 4 आने भी मिलते हो तो पीछे चले जाओ, फिर दोबारा से। यहाँ तो 54 का भी सवाल नहीं है। हाँ। कि आपका अभी 18 महीने रोक देते हैं, तो ये हो गया कि 18 महीने के बाद फिर आना। आप नहीं, उसमें सुझाव दो ना। अच्छा, वो कह रहे हैं कि संशोधन बताओ। 18 महीने में किस ज्योतिषी ने कहा हुआ है? कमेटियां हमने बताया कि मेरे आंदोलनों में जिनमें मैं शामिल रहा, 20 कमेटी सरकार ने बनाई है। या तो कमेटी वायदा करने के बाद कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई, या उसकी बैठकें नहीं हुई पूरे तौर पे, और रिपोर्ट आ गई तो एक अदने से अधिकारी ने वो कमेटी जो भारत सरकार बनाती है, एक अधिकारी उसको रिजेक्ट कर देता, और वो कमेटी जो 1.5 साल का, आज तक किसी कमेटी की रिपोर्ट पे किसी को, किसान को लाभ हुआ हो मैं तो नहीं समझता। और स्वामीनाथन की बात तो रोज होती है, हर चैनल करता, वो भी एक कमीशन सरकार ने गठित किया था, ना उन्होंने उसको लागू किया ना इन्होंने उसको लागू किया। कमेटियों की ये वायदे करते हैं, कमेटियों का तो असर देख लिया हमने। कब तक इनके झूठ और बरगलाई और बेकायदा? तो रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि सरकार सुनेगी, सुनना पड़ेगा सरकार को। ये प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, यही सरकार की मंशा यही थी ना। 1 राज्य से 2.5 राज्य पे आया, 2.5 राज्य से सरकार कह रही है 5 राज्यों में है। पूरे देश में, तमाम देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंदोलित होगा किसान इस विषय को लेके, और सुनना पड़ेगा सरकार को। ये आप लोग विपक्षी दलों की कठपुतली तो नहीं बने? नहीं, आप आज तक आपने देखा होगा कोई, हम निरंतर मैं आपके चैनल पे आता हूं, मैं ये कह रहा हूं 70 साल में हमारा ये असर हुआ है। कोई हमारे लिए किसी ने हमको निहाल नहीं किया। हमारी लड़ाई इस व्यवस्था के खिलाफ है। अभी सरोज जी ने एक बात कही आपको, सरोज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब ये सरकार थी कांग्रेस की, ये हमारे साथ उस लड़ाई में रहते थे, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। लेकिन मैंने इन सरोज जी को एक दफे कहा, CII जो है वो एक आदमी को भेजती थी प्री बजट डिस्कशन में, फैब्रिकेटेड किसान नेता था। इनकी सरकार बनी, 2 साल हो गए थे। मैंने सरोज जी को कहा, मैं सोच रहा था सरकार बदल गई, अब तो वो चेहरा बदलेगा, अब तो सरोज जी जाएंगे इस नेगोशिएशन में,
हमको ना बुलाया जाए, आपको तो बुलाया जाना था, वही व्यक्ति। तो सिस्टम, मैंने कहा चेहरे बदलते हैं, सिस्टम नहीं बदलता। वही व्यक्ति जो पेरोल पे था इंडस्ट्री के, वही व्यक्ति इनके समय में भी लगातार प्री बजट में जाता रहा। ये इस तरह की बातें होती रहती हैं। और सुरेंद्र राजपूत जी ने जैसा कहा, बिल्कुल हम, ऐसा नहीं है विपक्ष ने, मैं तो कह चुका हूं कि पहले ये जो काम ये करते थे वो आप कर रहे हैं, और कोई बुरी बात नहीं है किसी का समर्थन करना किसी इश्यू पे, हम तो इनका आभार व्यक्त करते हैं। ये जो भी समर्थन कर रहा है, टीचर्स आ रहे हैं हमारे समर्थन, राजनीति में नहीं, देखिए वकीलों ने धरना दे रखा है, टीचरों ने धरना दे रखा है, टीचरों ने भी। आप 10 सेकंड में बात करना चाहते? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, वर्ष 2000 में 2 लाख करोड़ देश के अन्नदाता किसानों पर कर्ज होता था, आज बढ़कर हो गया है 18 लाख करोड़ रुपए। सिरोही जी जानते होंगे अच्छी तरह से। मैं एक बात कहना चाहता हूं सिरोही जी आपसे, और अभी से जोड़ दीजिएगा, मैं सीएसीपी की बैठक में भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है, भगत जी। और डीजल के रेट 40 रुपए लीटर आप किसान को तो दिला दीजिए, उनके कार्ड बना दीजिए, खर्ची पर तो रास्ता निकालने के बजाय यहां पर राजनीतिक जो बयानबाजी है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, उसमें जो असल मांगे हैं, असल दिक्कतें हैं किसानों की और किसानी की, वो हाशिए पर जा रही हैं क्या? इसके बारे में भी हम सभी को सोचना चाहिए, और समाधान जितना जल्द हो उतना जल्द निकले, उसके लिए बातचीत जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।